सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक मुसलमानों के खिलाफ आ रहे फैसलों से सवाल खड़े हुए हैं। जहां आप देखें कि कैसे 370 पर फैसला आया और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद को लेकर के किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा, सीए एनआरसी को लेकर के किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा, तो वहीं 3 तलाक को लेकर के किस तरीके का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। वहीं अगर आप देखें कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला आया, ये तमाम सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के ऊपर। जहां हम लोग अगर इस सवाल को उठा रहे थे तो तमाम अंधभक्त ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि साहब देखिए, इन्हें संविधान पर भरोसा ही नहीं है, ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। पर अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गोपाल गोड़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल खड़े किए हैं और एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से कार्यशैली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बदली है। जहां 2014 से पहले हमारे टाइम पर हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर भी कोई भी फैसला सुनाने से गुरेज नहीं करते थे, पर आज सारे फैसले जो हैं वो केंद्र सरकार के हक में डाल दिए जाते हैं जिससे वो बेनिफिट्स उठा सके। एक बड़ा सवाल जो है पूर्व जज ने खड़े किए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी गोपाल गोड़ा ने तीखी आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि पिछले 8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और चुनावी बॉन्ड से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार किया। 2014 से पहले की अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर उन्होंने कहा कि कोर्ट 2014 में उच्च राजनीतिक हित से जुड़े मामलों में केंद्रीय कार्यकारी के खिलाफ भी जाने में संकोच नहीं करता था, चाहे वे 2G लाइसेंस रद्द करने और कोयला गैस जेस में मामले में हो। अदालत ने कई मुख्य टिप्पणियां भी पारित की, जिनमें प्रसिद्ध सीबीआई पिंजरे का तोता टिप्पणी भी है। न्यायपालिका को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में देखा गया था, लेकिन 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमजोर स्वयं को प्रस्तुत किया है, जैसे जस्टिस जज लोहिया का मामला, जहां अमित शाह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की मृत्यु के संबंध में पूछताछ की मांग की गई थी। भीमा कोरेगांव, राफेल, आधार इत्यादि जनता की बहुत आलोचना मिली। जब सिस्टम की बात आई तो अदालत के काम में संकोच नजर आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद मामले की भी आलोचना की और कहा कि उस जगह पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले खड़ी थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के फैसले ने देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद ज्ञानव्यापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों पर राइट को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। यह एक बड़ा खतरा है। पूर्व न्यायाधीश ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट द्वारा आयोजित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ये कहते हुए की कि पिछले 8 वर्षों के दौरान समाज में राइट रिएक्शनरी ताकतों के बढ़ने के कारण स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को खतरे में डाला जा रहा है और लोकतांत्रिक राज्य को हिंदू फासीवादी राज्य में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सीएजी और चुनाव आयोग जैसे कार्यपालिका के स्वतंत्र पर्यवेक्षणों को केंद्र सरकार के विस्तारित अंग में घटा दिया गया है।
पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि आज इस देश में अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, मुसलमान डरे हुए हैं, ये कहते हुए कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अब नहीं होते। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने वाली राइट रिएक्शनरी ताकतों को वैध बनाने के लिए चुनाव अनुष्ठान बन गए हैं। इस लोकतांत्रिक पतन का परिणाम स्वरूप दलितों के लिए भारी सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जो 20 है आबादी का प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह जैसे आदिवासी मुसलमान अपने अस्तित्व के लिए डरे हुए हैं। न्यायाधीश ने भारत में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के आधार को बदलने के लिए सीए और एनआरसी की भी आलोचना की। उन्होंने राज्यों के राजकोषीय दबाव के माध्यम से संघवाद के सिद्धांत को कमजोर पड़ने और विधिवत निर्वाचित सरकारों की शक्तियों को कमजोर करने के लिए राज्यपालों के कार्यालय के दुरुपयोग के बारे में भी चिंता व्यक्त की। नोटबंदी के फैसले पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया था और केंद्रीय बैंक द्वारा वैधानिक शक्तियों का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति के लिए उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा, इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अकेली न्यायाधीश के पास साहस और दृढ़ विश्वास था। पूर्व न्यायाधीश ने पत्रकार के खिलाफ हमलों पर भी प्रकाश डाला और देश में मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने वाली रिपोर्टों का हवाला भी दिया। उन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या और पत्रकार सिद्दीक कप्पन की कैद का भी जिक्र किया। उन्होंने अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब बॉम्बे के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक दिन में जमानत दे दी। हालांकि उसकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट से लंबित थी। हालांकि जब सिद्दीक कप्पन का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निचली अदालत में जाने के लिए कहा। पूर्व न्यायाधीश ने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर भी केंद्र और उच्चतम न्यायालय के बीच चल रहे विवाद के बारे में भी टिप्पणी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है, मुझे कुछ पहलुओं पर मेरी आपत्ति है, लेकिन जब कॉलेजियम प्रणाली लागू है, प्रचलित है, तो यह संवैधानिक अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। समापन से पहले उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति का वर्तमान पथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पहले दशक की याद दिलाता है। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वकीलों के लिए संविधान की रक्षा के लिए अभियान चलाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज गोपाल घोड़ा का, जिन्होंने कई अहम सवाल खड़े किए और साफ तौर पर कहा कि पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के उठा के देखे जाए तो केंद्र के हित में कितने फैसले हुए हैं और मुसलमानों के खिलाफ कितने फैसले दिए हैं, जहां हर एक पॉइंट को उन्होंने नोटेड करके देश की जनता के सामने रखा और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो पोल है वो खोल करके रखती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।